Okay. Good evening, all of you. Yes. So basically, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था ऑलरेडी, तो अभी आज के लेक्चर में हम वही कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर और डिटेल के जो कंसेप्ट्स है वो अभी देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट देखा था, एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट जो हमने लास्ट टाइम देखा था। यस, वी हैव सीन ऑलरेडी दैट whenever a body is in motion, it changes its position, right? And the change in position of a body is itself called as a displacement. And ये सब चीजें जो है वो हम एक rigid body के लिए बात करते हैं। Rigid body. What do you mean by rigid body? The body on which the number of forces can be applied, but the distance, relative distance between the two particles doesn't change. Then it is called as a rigid body. याद रखो ठीक से, रिजिड बॉडी का मतलब ऐसा कि कोई भी बॉडी जो अगर सपोज उसके ऊपर कितने भी फोर्सेस अगर अप्लाई करेंगे तभी भी वो बॉडी टूट फूट नहीं सकता है, या ऐसा नहीं कि उसका शेप ही चेंज हो जाएगा या कुछ ऐसा उसके उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा ऐसा जो बॉडी है उसको रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। तो रिजिड बॉडी इज वन which doesn't change its shape, size, and even the particles of the rigid body doesn't move with respect to another. The matlab distance between two particles remains constant forever, just like a plane or earth is made up of large number of particles, but the particles remain stick together and never changes the distance with respect to one another. And that's why it is an example of rigid body. Or any stone or anything can be considered to be the example of rigid body. But bucket containing water cannot be considered as a rigid body. Why? Because as motion takes place, the water will just bounce up, and because of that, the distance between two particles will just change, and that's why this type of these are non-examples of rigid body. Okay. अब जैसे देखो, रेस्ट और मोशन के बारे में हमने देखा था कि व्हाट इज रेस्ट, when the position of the particle doesn't change with time, then it is called to be at rest. But what is motion? when the uh, when the position changes with respect to time, तो टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन बदलता जाता है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं इट्स गोइंग टू बी इन मोशन, नो डाउट। और मोशन भी दो टाइप का होता है। अभी चलो इस ये साल हमको भले स्ट्रेट लाइन या प्लेनर मोशन के बारे में ही पूरा डिस्कस करना है, बट आगे चल के रोटेशनल मोशन के बारे में भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। ओके, अभी यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमको समझनी है कि द टर्म्स मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव, in the sense that if suppose there is a vehicle, then that vehicle will be in motion with respect to the frame of reference of uh, the persons which are sitting here. तो ये जो तो आपको दिख रहे हैं कि जो पर्सन्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरफ, यहाँ पे ये जो सब पर्सन्स है इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि ऑल दीज पर्सन्स इन द वैन आर गोइंग टू बी इन मोशन, so they are moving it this way. But if we see this from the point of view of the person which is sitting in the van itself, या ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ठीक से तो पता चलता है कि ड्राइवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सभी जो उसके पैसेंजर्स है वो रेस्ट में है। सो यू कैन सी दैट द पैसेंजर्स इन द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। तो मतलब हर एक पैसेंजर जो है वो दूसरे पैसेंजर के बारे में क्या बात करेगा कि you are at rest, okay, with respect to his own frame of reference. But all these passengers in uh, are in motion relative to the people at bus stop. तो बस स्टॉप पे जो खड़े पीपल या जो पैसेंजर्स है उनके रेफरेंस फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये सारे पैसेंजर्स मोशन में है। तो इसलिए कहा जाता है कि द मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मतलब frame of reference needs to be specified, remember.
ओके, तो रेस्ट में कभी हम बोलेंगे तो जब बॉडी जो है वो चेंज नहीं करता है पोजीशन, और जब बॉडी चेंज करता है पोजीशन तो उसको हम बोलेंगे इट इज एट इन मोशन। ओके। ओके, तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेलोसिटी is of two types, average velocity and average speed। तो average speed और average velocity के बारे में हमको डिस्कस करना था, तो let us try to discuss it। average velocity के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या बताया था लास्ट टाइम? average velocity is always equal to the total displacement that is to be divided by the total time। और उसका हमने वन डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल भी हमने करके देखा था, करेक्ट है? तो ये निकालने के लिए, और एवरेज स्पीड के लिए क्या बताया था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो एक बहुत केयरफुली मुझे इस एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड। ओके, तो देखो सपोज एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, 4 + t²। ठीक है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है, नो डाउट। अभी मुझे बताओ कि व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टाइम t = 1 एंड टाइम t = 3। बता सकते हो? देखो ठीक से, you have to be careful। If we suppose plot the x coordinates of this particle with respect to time on x-axis, then we can see clearly that yes, when we'll put t = 0 here, तो what we'll get here? देखो ठीक से, एक टेबल ही तैयार करेंगे हम फटाफट। तो एक तरफ रहेगा t और दूसरी तरफ रहेगा x, राइट? तो t के जो वैल्यूज है वो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू। ठीक है, अभी अगर 0 डाल देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, अगर 0 डाल दो तो कितना आएगा बताओ? x का वैल्यू कितना आएगा? तो 4 + 0² मतलब ही 4, नो डाउट, सो इट बिकम्स 4 हियर। ओके, if you put t = 1 here in this equation, then what we get here is x = 4 + 1 मतलब 5 आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 2 अगर डाल दो, t के बदले अगर 2 डाल दो तो 4 + 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? वो 4 + 4 मतलब ही वो 8 हो गया, करेक्ट है? तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, एंड दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 8, नो डाउट। देन अगेन हियर इट इज 4 प्लस, अगर t के बदले यहाँ पे हम 3 डाल देंगे तो क्या होगा बताओ? तो 4 + 3 का स्क्वायर मतलब ही 4 + 9 which comes out to be 13। So we can put just 13 here in front of this 3 here। Okay, then again 4 डाल दो तो 4 + 4 का स्क्वायर तो कितना बनता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 4 becomes 20, and hence we can say that this 20 will be the x coordinate of the particle after 4 seconds। Okay, so if we just go on putting go on plotting all these points on x-axis here, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो वो 4 है सपोज, ठीक है?
यस, अगेन हियर इट इज। अब देखो ये 4 तो हो गया, फिर 5, 8, 13 एंड 20, वी हैव टू प्लॉट इट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। सो ये बन गया 5, अगेन दिस इज 8, then here it is 13 and then 20 and so on up to so forth। ओके, तो ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स है। अभी हमको निकालना क्या है, देखो ठीक से, सी केयरफुली, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड and time t equal to 3 seconds। How will you find out that? ये देखो, when at time t equal to 1 seconds x was, ये देखो यही तो है ना वो पॉइंट जहां पे वो प्रेजेंट था। तो वो x का वैल्यू कितना था उस समय, 5 था, 5 मीटर। ओके, एंड एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड्स व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x एट दैट टाइम। देखो 3 सेकेंड्स के ऊपर उसका वैल्यू कितना था, 13 था कि नहीं। तो ये देखो ये 13 है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो है वो पहले 5 डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे होता है और वो यहाँ पे चला जाता है। तो अभी मुझे बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो तो निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे 13 बनता है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो ठीक से, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको करना होगा, ये जो फाइनल वैल्यू जो है x2 उसको हम बोल सकते हैं, और ये जो इनिशियल वैल्यू उसको x1 बोल सकते हैं। तो x2 minus x1, this will actually be the displacement which is happens to be, so 13 minus 5, how much it is going to be, 8 meter, that's all। So in this way we can find out the displacement of this particle in time t equal to 1 second and time t equal to 3 seconds। ये समझ में आएगा सबको ठीक से, या कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। बहुत सिंपल है एक्चुअली वैसे तो। अच्छा, अगर तुमको पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस, ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 4, और अभी बताओ। देखो t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था वो, ये देखो ये 4 पॉइंट पे था, करेक्ट है, 4 मीटर डिस्टेंस पे था, मतलब ये पॉइंट हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, करेक्ट है, इनिशियल पोजीशन। ओके, और अभी t इक्वल टू 4 पे वो कहाँ पे है, ये देखो t इक्वल टू 4 पे वो 20 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो अभी अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 20 में से 4 माइनस किया तो कितना बनेगा, सीधा 16 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो 16 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, करेक्ट। ओके, वन मोर एग्जांपल। अच्छा, जस्ट वेट 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 वेट, अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर और थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अभी डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, बिल्कुल, चलो ठीक है। अगर तुमको इसी यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अगर घुमा फिरा के ऐसा पूछते थे कि देखो ठीक से, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे अभी, अभी मुझे क्या चाहिए पता है, वेलोसिटी चाहिए। ओके, देखो ठीक से, और यहाँ पे भी मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए। ओके, देखो व्हाट इज द velocity, or we can say what is the average velocity, देखो what is the average velocity
between the time t equal to 1 and time t equal to 3. And also we have to find out the average speed here. To find the average speed, between the same 2 points, t equal to 0 and t equal to 4. Okay, so first of all, see here, we have find out the displacement, right? तो डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल. तो अभी इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है और हमको उसका वेलोसिटी कैसे मिलेगा, ये देखो ठीक से. तो डिस्प्लेसमेंट हमको मिल चुका है 8 मीटर बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है. बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, सी इट हियर. ये जो फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी का, तो उसके हिसाब से हम सिंबलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं उसको. तो देखो, एवरेज वेलोसिटी विल एक्चुअली बी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1. समझा क्या लिख से, x2 माइनस x1 मतलब ही total displacement in that time, and that is to be divided by what, this total time. What is the total time here, ये देखो, इनिशियल इंस्टेंट मतलब 1 सेकेंड है और फाइनल इंस्टेंट मतलब 3 सेकेंड्स है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, t2 माइनस t1 ऐसे आएगा, जिसको यहाँ पे रख देंगे. तो x2 माइनस x1 मतलब ही 13 माइनस 5, that is to be divided by this t2 माइनस t1 मतलब ही 3 माइनस 1. तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 13 माइनस 5 मतलब 8 और 3 माइनस 1 मतलब 2, जिससे हमको मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, और अगर हमको ये एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4, हाउ विल यू गेट दैट. सो उसके लिए हम निकाल सकते हैं आराम से उसको भी. तो देखो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस हियर. तो टोटल डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला, 4 का कौन सा है, ये देखो, ये 4 का डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट है. और 0 का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला 0 का एक्स कोऑर्डिनेट है. तो हम यहाँ पे करेंगे तो 20 माइनस 4 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल टाइम हियर. टाइम कितना है, देखो 4 और 0 इन दोनों टाइम इंटर इंस्टेंट्स के बीच में कितना टाइम होता है, 4 माइनस 0, जो कि 4 के बराबर ही होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 4 which is going to be equal to 4 meter per second once again here. So it's a coincidence now that the average speed and average velocity happens to be the same in these two intervals from 0 to 4 and from 1 to 3. Need not to happen always, remember. तो समझा ठीक से how to find out the average velocity and average speed. Let us see one more example of the same type. Okay, suppose that a particle travels along a straight line, and suppose that its x coordinates are given like this at respective points, and the equation for displacement or the equation for its x coordinate is given as, देखो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना होगा. तो ये दिया हुआ इस तरह से 20 माइनस 3t. ओके, देखो ठीक से, ये x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बना हुआ है, वो दिया हुआ है सपोज, ठीक है. x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन हियर, x इक्वल टू 20 माइनस 3t. ओके, तो फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स. ओके, तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन
सॉरी 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 8 नहीं, 4 seconds. Okay, 4 seconds. And find the displacement of the particle between t equal to 2 and t equal to 4 seconds. Okay, so Sir, yes, yes, any doubt? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, this is the third question. The fourth question here is that find the distance covered between t equal to 2 and t equal to 4 seconds. Okay, and then fifth question is that find the average velocity between t equal to 2 and t equal to 4, and also find the average speed between t equal to 2 and t equal to 4. सेम ही है सब के अंदर, इंटरवल तो सेम ही है, t equal to 2 and t equal to 4 बस. बट अभी हमको इसमें से ये ढूंढना है कि सबसे पहले हमको पोजीशन ढूंढना है at t equal to 2 seconds. How will you get that? कौन बताएगा? चलो फटाफट. What is the position of the particle at t equal to 2 seconds? ये देखो, सबसे पहले क्या करो कि ये जो x का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट जो कि 20 minus 3t दिया हुआ है, उसको प्लॉट करके लो. If you construct a table in which the first column will include t and the second column includes x, तो यहाँ पे t के जो वैल्यूज है तो वो हो सकता है 0, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 and 5 and so on like that, right? तो what is the value of t corresponding x corresponding to t equal to 0 here? Tell me fast. उसके लिए हमको सीधा ये इक्वेशन के अंदर t equal to 0 डालना होगा. डालो जल्दी. तो क्या होता है? तो 20 minus 3 into 0, how much it is? It's 20 only. तो चलो ठीक है, ये 20 बन गया. इसका मतलब ये पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है वो. ये देखो, ये 20 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस का पॉइंट पार्टिकल है, तो यहाँ पे वो पार्टिकल प्रेजेंट है इनिशियली. ओके, देन व्हेन इट गोज टू द पॉइंट आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद कहाँ पे जाता है वो देखो. तो उसके लिए यहाँ पे 20 minus 3 into 1, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हमको मिलेगा 20 minus 3 मतलब ही 17, राइट? यस, तो 17 मीटर डिस्टेंस दूर वो चला जाता है ओरिजिन से. अच्छा, इसका मतलब वो ओरिजिन के पास आया या दूर गया? पहले 20 मीटर डिस्टेंस पे था और अभी 17 मीटर पे आ गया, मतलब वो पास आ गया कि नहीं? जरूर. ये देखो, यहाँ पे वो आ गया अभी. दिस कोऑर्डिनेट इज 17. ओके, अभी 2 टाइम पे इंस्टेंट पे वो कहाँ पे होगा बताओ, निकालो जल्दी. 14. यस, 14 करेक्ट है. 14 बन गया. सेम वैसे यहाँ पे आएगा 11, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 5 एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू. तो 6 इंस्टेंट पे कहाँ पे होगा वो? 2 पे होगा. और उससे भी आगे जाके 7th इंस्टेंट पे क्या कहाँ पे होगा? -1 पे होगा. बिल्कुल. तो देखो यहाँ पे अगर हम ये सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट करते हैं तो 17 के बाद कहाँ पे जाएगा वो? ये 14 होगा, ये यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे वो 8 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और फिर डायरेक्ट इस तरफ चला जाएगा -1 मतलब. तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं. देखो ठीक से, दिस इज 14, दिस इज 11, दिस इज 8, here it is 5, here it is 2 and then -1. forget about -1, but at least ये सारे पॉइंट्स तो हमको मिल गए. चलो ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या है.
फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये देखो 2 सेकेंड्स के सामने क्या है, 14 है, 14। तो यही उसका आंसर है, 14 मीटर। ये उसका पोजीशन हो गया आफ्टर 2 सेकेंड्स। अच्छा, अभी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो देखो 8। 4 के सामने 8 मीटर है, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 8 मीटर। 8 मीटर। 8 मीटर, नो डाउट। अभी चलो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। अभी 6। ये गलत होने का चांस है, थोड़ा सोच के बताओ। सर 6 है क्या? यस, 6 है क्या? नहीं, -6। -6। हाँ, वेरी माइनस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया -6? ऋषिकेश। ऋषिकेश, वेरी गुड। ठीक है, देखो ठीक से, क्योंकि हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो कि पार्टिकल ऑलरेडी 14 मीटर पे बैठा है और उसके बाद 8 मीटर पे जंप करता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, देखो अगर वो यहाँ से अगर इस तरफ जाता है, ये देखो यहाँ से अगर इस तरफ जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और दूसरा उसका रीजन ये है कि हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का, x2 माइनस x1 है। अब यहाँ पे ये जो 14 है वो हमारा एक्चुअली x1 है, और ये जो 8 है वो एक्चुअली x2 है। तो जब हम x2 माइनस x1 अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x2 मतलब 8 आएगा और उसमें से 14 माइनस करना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी -6। एंड व्हाट डज दिस माइनस साइन टेल्स अस, दैट द पार्टिकल हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। Okay, so whenever the displacement is negative, it means that the displacement is taken place in the negative direction of x-axis. Remember, okay. चलो अभी इससे भी आगे जाके ये दूसरा निकालो, find the distance of the particle between t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds। अभी इसका आंसर क्या आएगा बताओ। 6। It is +6, very good, because distance is never negative, बताया था ना लास्ट नेगेटिव। टाइम। तो यस distance is सर। never negative, whatever it may be, +6 or -6, the distance has to be +6 only। क्योंकि यहाँ से वो यहाँ पे गया तभी भी, या यहाँ से इस तरफ भी अगर आया तभी भी डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन किसके होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के होते हैं, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, अभी मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। कौन बताएगा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ये जो x2 माइनस x1 हमने लिया उसको हमको डिवाइड करना है किससे, t2 माइनस t1 से, भूलो मत। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सर -1 है आंसर। हाँ, -1 कैसे क्या, नहीं 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 ये देखो एवरेज सर, 3 मीटर पर वेलोसिटी सेकेंड। x2 minus x1 upon t2 minus t1, where x2 minus x1 is -6 and t2 minus t1 is 4 minus 2, मतलब कितना होता है, 2 ही होता है। यस, तो इसलिए वो -3 बनेगा। समझा क्या ठीक से। सो हियर इट विल बी -3 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड हियर, once again the speed is nothing but a scalar quantity, करेक्ट है। तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेवर इज नेगेटिव, इट्स नेवर नेगेटिव। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमको स्पीड मिल जाएगा जो कि 3 होगा। तो इसलिए 3 पर सेकेंड ये बन गया स्पीड, दैट्स इट। समझा ठीक से। So in this way we can find out the position and displacement and velocity of any particle at any instant। Okay, ठीक है, take one more example now।
see here a particle का जो पोजीशन वेक्टर है ना, देखो ये पार्टिकल जो है वो मूव करता है एक ऐसे पाथ से जो कि इरेगुलर है, ऐसे देखो ऐसे इरेगुलर पाथ से वो मूव करता है, ठीक है। अभी जब वो मूव करता है तो उसका जो इक्वेशन है, उसके पोजीशन वेक्टर का जो इक्वेशन है, पोजीशन वेक्टर मतलब अगर वो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर होता है तो उस समय का जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो आर बार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर बार इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट ए विच आर एक्स कॉमा वाई। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई वो सपोज टाइम पे डिपेंड करते हैं इस तरह से, जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट जो उसका है तो वो इस तरह से होता है टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई बार, ओके ये उसका, और प्लस थ्री टी प्लस 2 इंटू जे बार। देखो ठीक से ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को सामने रख के हमको सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमको क्या पूछा है, देखो ठीक से कि द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी between time t equal to 2 seconds and time t equal to 5 seconds, नहीं तो चलो 3 seconds, नहीं तो 4 seconds ले लेते चलो, ठीक है। देखो ठीक से एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, इन दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी भी हमको ढूंढना है। हाउ विल यू फाइंड इट आउट? दो ही क्वेश्चंस हमको करने हैं। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ठीक से सबसे पहले यहाँ पे t के वैल्यूज 1 डाल के देखेंगे, उससे तुमको उसका पोजीशन मिलेगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो डालो जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलने के लिए हम यहाँ पे पुट t इक्वल टू 1 करेंगे, जिससे हमको मिलेगा देखो r1 बार, r1 बार हाउ मच इट विल बी, सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 into I bar plus here it is 3 into 1 plus 2 into J bar which is actually going to be equal to 1 plus 1 कितना होता है 2, तो 2 I bar right, 2 I bar plus 3 plus 2 कितना होता है 5, so 5 J bar. So we can say that the position of the particle at this first point is actually going to be, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका पोजीशन कितना मिला हमको 2 I बार प्लस 5 J बार। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट A वेयर द पार्टिकल विल बी प्रेजेंट आर गोइंग टू बी 2,5। देखो ठीक से 2,5, ये पार्टिकल किधर है, ये पॉइंट किधर है दिख सकता है तुमको प्लेन में, ये देखो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली रहेंगे 2,5। यहाँ पे वो पार्टिकल t इक्वल टू 1 इंस्टेंट पे रहेगा, समझा ठीक से, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो इस पॉइंट पे रहेगा, a पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल गया, चलो नो डाउट। अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, देखो तो उसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4, तो इस t इक्वल टू 2 को हमको क्या लिखना है, वी कैन टेक इट एज t1, ओके, एंड t इक्वल टू 4 को हमको लिखना होगा t2। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी इन प्लेनर मोशन? तो अगर वो समझो
2 सेकेंड्स पे अगर मान लो कि वो पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, तो ये पॉइंट का जो नाम है वो हम बोल देंगे सपोज बी। ओके, और अगर t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे अगर वो यहाँ पे आ जाता है, और इस पॉइंट का जो नाम है वो मान लेते हैं सपोज सी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस ओरिजिन को अगर हम इस बी के साथ अगर ज्वाइन करेंगे, तो वो जो वेक्टर उसका बनेगा उसको हम बोलेंगे R2 बार। समझा ठीक से? R2 बार। और सी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन को, तो उससे जो वेक्टर हमको मिलेगा तो उसको हम बोल सकेंगे R4 बार। क्यों R4 बार बोला उसको हमने? क्योंकि वो 4 सेकेंड के बाद का वेक्टर है ना, इसलिए। और ये R2 बार क्यों बोला इसको? क्योंकि वो 2 सेकेंड्स के बाद का वेक्टर है, इसलिए। ठीक है, कौन सा R2 बार है समझा ठीक से? ये देखो, ये वाला R2 बार है। ओके, और ये वाला R4 बार है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी देन? तो देखो, एवरेज वेलोसिटी विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब देखो इन दोनों के बीच में का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ये वेक्टर बनता है BC बार। करेक्ट है? एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस BC बार? Actually, this BC bar is going to be R4 bar minus R2 bar, and that is to be divided by the time interval of those two instants. तो जो बनता है यहाँ पे T2 या T4 माइनस T2। समझा क्या ठीक से? ये जो टाइम इंटरवल है उसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, बट अभी सवाल पैदा होता है कि R4 बार और R2 बार, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से हमको मिलेगा? How will you get that R2 bar here? So R2 bar can be found out by putting t equal to 2 in this equation number 1. Okay, so put this t equal to 2 in equation number 1, and we can get this as R2 bar. So what will be R2 bar here? So just see, t के बदले अगर 2 डाल दो तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर बनता है 4, तो 4 प्लस 1 into I bar प्लस, here it is, इधर भी t के बदले क्या डालना है? 2 डालना है। तो 3 2s are how much? 6, right? तो 6 plus 2 is 8. ओके, into, तो चलो ठीक है, उसको लिख देंगे इस तरह से, 3 2s are 6 प्लस, या डिटेल में लिखो, 3 into 2 प्लस 2 into j bar। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो R2 बार क्या बन रहा है हमारा? 4 plus 1 which is 5 I bar plus, here it is, 3 2s are 6 plus 2 मतलब 8, तो 8 J bar, right? ठीक है, तो ये हमारा R2 बार मिल गया। ओके, now we'll try to find out R4 bar. तो for that we'll put t equal to 4 in the same equation 1, जिससे हमको R4 बार मिलेगा। तो देखो, R4 बार कैन बी ऑब्टेन टू बी, यस, t के बदले 4 डालो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सो हियर इट इज गोइंग टू बी 16 प्लस 1 इंटू आई बार। ओके, प्लस यहाँ पे फिर से 4 डाल दो इधर भी, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू जे बार, जिससे हमको अभी मिल रहा है R4 बार, जो कि कितना बन रहा है? 17 आई बार प्लस, what is this, 3 4s are 12, 12 plus 2 is 14 j bar. Okay, and then we'll just substitute it here and get it as, okay, so R2 bar minus R1, R4 bar minus R2 bar, how much it is? So here it is going to be 17 I bar plus 14 j bar,
माइनस यहाँ पे आएगा 5i बार प्लस 8j बार and that is whole to be divided by t4 minus t2. What is t4? It's 4 seconds minus t2 मतलब 2 seconds. So if we simplify this further, then we can get the average velocity which is going to be equal to, अब ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो 17i बार माइनस 5i बार कितना बनता है? 12i बार बनता है, डायरेक्ट लिखो, प्लस इधर फिर 14j बार माइनस 8j बार क्या बनता है? 6j बार बनता है, वो भी डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये 6j बार बन गया, और नीचे 4 माइनस 2 मतलब 2 आता है, ठीक है। इसको भी अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा, चलो इसमें से अगर 2 को अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 12/2 इंटू आई बार प्लस 6/2 इंटू जे बार, so that it comes out to be actually 6 into I bar plus 3 into J bar. So here this is actually going to be the velocity, average velocity of this particle, 6I bar plus 3J bar. Okay, this is the velocity between t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds. अच्छा, अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। I expect number of doubts from your side in this question. रेंज प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ओके ठीक है, तो बताओ फटाफट, चलो कौन से स्टेप में कहाँ पे डाउट है तुमको? देखो क्या क्या किया हमने, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो एक बार वापस। We are given with the position vector of a particle depending upon time by this equation. ये इक्वेशन से हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, और अभी हमको दो क्वेश्चन पूछे थे इसके ऊपर बेस्ड। एक तो फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स, ये सेकेंड ही है, तो एक हमको पूछा था क्वेश्चन t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका पोजीशन ढूंढ के निकालो, और दूसरा हमको क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 and t equal to 4. Yes, vectors. अच्छा, वेक्टर्स एक्चुअली इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा वो वेक्टर्स था, तो मतलब मैथमेटिकल टूल्स जो हमने या मैथमेटिकल मेथड्स जो हमने चैप्टर देखा था उसके अंदर हमने वेक्टर्स का पूरा डिटेल में स्टडी किया था। बट अभी जिनको वेक्टर्स का थोड़ा सा नहीं पता है तो उनको थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, जब तक वो वेक्टर चैप्टर फिर से रिपीट न किया जाए या जब तक वो तुम खुद से न करो तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको। बट चलो अभी फिलहाल इतना तुम समझ सकते हो आराम से कि वेक्टर मतलब क्या है ना, कि कोऑर्डिनेट्स तो पता है तुमको, कोऑर्डिनेट्स, ओके, तो कोऑर्डिनेट्स को ही सिर्फ आई बार और जे बार लगाना है जिससे हमको वेक्टर मिलता है, बस। तो ये जो आई बार का जो कोएफिशिएंट है, देखो ये वाला जो आई बार का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, वो एक्चुअली ये टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब ही वो आई बार का कोएफिशिएंट है, बराबर, वो एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो 3t प्लस 2 है जो जे बार का कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अभी हमको पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 1 ढूंढना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर टाइम t इक्वल टू 1 डाल दिया, जिससे हमको यहाँ पे ये 1 t के बदले 1 डालने से t का स्क्वायर 1, और ये मतलब ये जो पहला वाला जो है वो तो आपको समझ गया होगा। देखो 2i बार प्लस 5j बार कैसे आया, वो तो बहुत इजी है, क्योंकि सिंपली हमने यहाँ पे t के बदले 1 डाला है, जिधर भी t दिखता है उधर 1 डालने का, तो जिससे हमको यहाँ पे पोजीशन मिलता है उस पॉइंट पार्टिकल का एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना था, हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा था t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इक्वल टू 4 सेकेंड्स का, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर ढूंढना पड़ेगा,
और वो भी 4 सेकंड के बाद का और एक 2 सेकंड के बाद का, ऐसे दो पोजीशन वेक्टर हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए उनको हमने नाम दिया, ये देखो ये 2 सेकंड के बाद का जो पोजीशन वेक्टर है तो वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, दिस इज द वेक्टर आफ्टर 2 seconds and this is the vector position vector after 4 seconds, and we have found out them by just putting t equal to 2 and t equal to 4 in this equation here। तो इस तरह से ये t equal to 2 डाल दिया तो इससे हमको ये r2 बार मिल गया है। देखो ये हमारा r2 बार है, r2 बार। ओके ये पहले हमारा r2 बार मिल गया, और जैसे हमने इसी इक्वेशन के अंदर t इक्वल टू 4 डाल दिया तो उससे हमको r4 बार मिल गया। ये हमारा r4 बार है। देखो तो ये r2 बार और r4 बार इनको हमने यूज किया यहाँ पे, r2 बार माइनस r4 बार अपॉन t2 बार t2 माइनस t4 माइनस t2, जिससे हमने ये डिफरेंस निकाल के दिखाया। वो तो जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, और उसको 2 से डिवाइड किया, मतलब 4 माइनस 2 से डिवाइड किया, जिससे ही हमको 6i बार प्लस 3j बार ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी ढूंढ के निकाला। ठीक है, सो चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी किस तरह से ढूंढा जाता है वो डिटेल में देखा आज के लेक्चर में। तो लेट अस सी द नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं और कुछ ग्राफ भी देखने वाले हैं। चलो ठीक है, तो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। इफ यू not having any doubts, then I will just end this lecture here. Okay, चलो bye bye, thank you all of you। Bye, Bye. sir. Okay, bye।